हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप क्या होता है। आज इस लेक्चर में मैं आपको दो ब्लड ग्रुप सिस्टम आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें से एक आपका ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आप लोग मेरे साथ अच्छे से नोट्स बनाते हुए सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे और सब कुछ पढ़ डालेंगे। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप्स में दो ब्लड ग्रुप सिस्टम आपके होते हैं। एक तो आपका होता है क्या, एक होता है आपका ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है, और दूसरा आपका होता है RH ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये दो ब्लड ग्रुप सिस्टम आपके हो गए। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे। ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है, सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। बेटा, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में आप जानते हैं कि हम सभी का जो ब्लड ग्रुप होता है वो 4 तरह का बताया गया था। कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था डिस्कवर करके कि ह्यूमंस के अंदर 4 तरह के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। आपको नाम भी पता है, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। ठीक है, तो इस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम इन्हीं रुधिर वर्गों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहली बात जो आप नोट करेंगे वो ये कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे ब्लड की RBC की सरफेस पर, RBC की सरफेस पर क्या पाया जाता है, एंटीजन A और एंटीजन B पाया जाता है। नोट करिएगा, हमारे ब्लड में RBC की सरफेस पर एंटीजन A और एंटीजन B पाया जाता है। ठीक है, ये जो एंटीजन्स होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़े हुए उनसे एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं। ये हमारे अंदर इम्यून रिस्पांस को क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। ठीक है ना, इम्यून रिस्पांस को, प्रतिरक्षा तंत्र को एक तरह से प्रोत्साहित करती हैं। कौन, एंटीजन्स। ठीक है ना, तो एंटीजन्स की वजह से ही हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक तरह से प्रमोट होता है। ठीक, तो ब्लड ग्रुप की RBC की सरफेस पर एंटीजन A और एंटीजन B जो है वो पाया जाता है। ठीक है ना, तो एंटीजन क्या होता है, तो एंटीजन क्या है, एंटीजन एक केमिकल है, केमिकल दैट induces इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब क्या कि जो ये एंटीजन है ये क्या करता है, एक ऐसा केमिकल है जो हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रिया है, जो उसकी प्रक्रिया है, उसको प्रेरित करता है। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ, ये रसायन प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करता है। भाई, जब एंटीजन आएगा, एंटीजन रहेगा तभी तो एंटीबॉडी बनेगी बॉडी में ना। तो इसलिए एंटीजन से ही हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, प्रेरित हो रहा है। एक बात बेटा नोट कर लिया। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है।
बेटा ये जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन, इनको हम एग्लूटिनोजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनोजन। तो ये भी नाम आपको याद रखना है कि एंटीजन का क्या नाम है? एग्लू, AGGLUTINOGEN। नोट करना बच्चा, एग्लूटिनोजन भी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? ये कहा जाता है किसको? एग्लूटिनोजन, एंटीजन को कहा जाता है। ठीक है ना? तो जैसे हमारे ब्लड की आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन नाम की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एंटीजन पाए जाते हैं जिनको एग्लूटिनोजन कहते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे ब्लड के प्लाज्मा में क्या होता है? एक और प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। और वो भी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। जैसे कि एंटीजन 2 टाइप का होता है, एक एंटीजन ए और एक एंटीजन बी। 2 तरह के ये एंटीजन होते हैं। ठीक है ना? उसी तरीके से सेकंड पॉइंट जो आप यहाँ पे नोट करेंगे, सारे बच्चे नोट करें, सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि तो ये तो पता चल गया कि एंटीजन और ए और एंटीजन बी कहाँ होता है? आरबीसी की सरफेस पर पाया जाता है। ठीक है ना? ब्लड के प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडी। और वो भी कितना होता है बेटा? 2 होता है। एक एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है ना? पाया जाता है। तो आप लोग को ये क्लियर रखना है कि कौन कहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है? एंटीजन कहाँ पाया जा रहा है? आरबीसी की सरफेस पे पाया जा रहा है। और एंटीबॉडी जो प्रोटीन्स हैं वो भी 2 हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। और वो कहाँ पाई जा रही हैं? वो भी पाई जा रही हैं कहाँ पर? ब्लड के प्लाज्मा में। वो आरबीसी की सरफेस पर नहीं होती बल्कि कहाँ होती हैं? ब्लड के प्लाज्मा में होती हैं। कौन? एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है ना? अच्छा, जिस तरह से एंटीजन को हम बोलते थे एग्लूटिनोजन, उसी तरीके से बेटा एंटीबॉडी को हम लोग एग्लूटिनिन कहते हैं। क्या बोलेंगे? एग्लूटिनिन। ठीक है? नोट करिए, AGGLUTININ। नोट करना बच्चा, एग्लूटिनिन कहा जाता है किसको बेटा? एंटीबॉडी को कहा जाता है। ठीक है ना बेटा? तो ये 2 जो चीज़ें हैं, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी, ये 2 चीज़ों से हम आगे चलकर ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। ब्लड ग्रुप का जो नाम रखा जाता है वो उस इंसान के ब्लड के आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन है उसका जो नाम होता है वही उसके ब्लड ग्रुप का नाम रखा जाता है। जैसे मेरे आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए अगर पाया जाएगा तो मेरा ब्लड ग्रुप कहलाएगा ब्लड ग्रुप ए। अगर मेरे आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए ना होकर एंटीजन बी पाया जाएगा तो फिर मेरा ब्लड ग्रुप कहलाएगा ब्लड ग्रुप बी। और कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों में कि उनकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों एंटीजन पाई जाती हैं, दोनों एंटीजन पाई जाती हैं, तब उस आदमी का ब्लड ग्रुप कहलाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। और अगर हमारे आरबीसी की सरफेस पे न तो एंटीजन ए होगा और न तो एंटीजन बी होगा, दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ना तो एंटीजन ए और ना तो एंटीजन बी, आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा, तब हमारा ब्लड ग्रुप कहलाएगा ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है ना? तो मतलब ये है कि एंटीजन क्या है, वही एंटीजन ही आपके ब्लड ग्रुप के नाम को डिसाइड करेगा। एंटीबॉडी से ब्लड ग्रुप का नाम नहीं तय किया जाता, एंटीजन से तय किया जाता है। और एक बात बेटा, अगर आपके अंदर ब्लड ग्रुप के अगर आपके ब्लड में एंटीजन ए है तो आपके ब्लड के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो कभी ए नहीं होगी, वो हमेशा क्या होगी? बी होगी। अगर आपके अंदर एंटीजन बी है तो आपके ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी कभी बी नहीं होगी, वो ए होगी। समझ रहे इस बात को ना? और अगर आपके अंदर दोनों एंटीजन हैं, जैसे ए बी ब्लड ग्रुप वालों में होता है, अभी मैंने बताया कि उनके ब्लड के आरबीसी की सरफेस पे दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी भी होता है, तब ऐसे केस में उस इंसान के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके अंदर क्या होता है कि उनके
आरबीसी की सरफेस पर ना तो एंटीजन ए होती है ना तो एंटीजन बी होती है, तो उनके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। मतलब कभी भी सेम नाम का एंटीजन सेम नाम का एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर एंटीजन ए है आपके अंदर तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर एंटीजन बी है आपके अंदर तो एंटीबॉडी ए होगा, अगर एंटीजन ए बी दोनों है तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, और अगर एंटीजन ए बी में से कोई नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होंगे। बात समझ में आ गई आप लोग को? चलिए और इसको क्लियर करते हैं यहाँ पर, और आप लोग के मन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो उसको हम लोग, इसलिए मैं इसको बनाकर बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। तो एक चीज़ तो हो गई, याद रखेंगे ना कि एंटीजन को एग्लूटिनोजन कहा जाता है और एंटीबॉडी को बेटा एग्लूटिनिन कहा जाता है। ठीक है ना बेटा? चलिए इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा इसको मैं इरेज करूँगा और इसके आगे से हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे, और मैं एक टेबल बनाऊंगा जिससे कि आप लोग के मन में कोई भी अगर डाउट हो तो वो भी आपका ख़त्म हो जाए। प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में यहीं से पूछे जाते हैं। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में ही अब हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। चलिए तो आपने इधर लिखा ब्लड ग्रुप, ठीक है, क्या लिखा? ब्लड ग्रुप लिखा, इधर लिखा एंटीजन, इधर लिखा एंटीबॉडी, ठीक है बेटा। इधर लिखा टू होम इट कैन गिव ब्लड, मतलब ये किसको अपना खून दे सकता है, टू होम इट कैन गिव ब्लड। और इधर लिखा फ्रॉम होम इट कैन रिसीव CEIVE, इट कैन रिसीव ब्लड। और किससे ब्लड जो है ले सकता है, किसको ब्लड देगा और किससे ब्लड लेगा। तो इस तरह से आपने कर दिया बेटा इसको, ठीक है। चलिए बढ़िया हो गया। तो सबसे पहले बेटा ब्लड ग्रुप में सबसे पहला ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपका क्या? ब्लड ग्रुप ए, ठीक है बेटा। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन क्या होता है? एंटीजन होता है ए, और एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी होता है बी। समझ में आ गई बात ना? एंटीजन क्या होता है? ए होता है, और एंटीबॉडी क्या होता है बेटा? बी होता है। बात समझना, यहाँ एंटी का मतलब एंटीजन है और यहाँ एंटी का मतलब एंटीबॉडी है, ठीक, क्योंकि एंटीबॉडी पढ़ रहा है, ठीक है। तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बेटा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। साफ साफ लिख देते हैं एंटीबॉडी बी, क्योंकि मैंने बताया सेम नहीं होता है। अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप ए किसको अपना ब्लड दे सकता है? तो ये दे सकता है ए को, और ये किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है, ए को और ए बी को, ठीक है ना। ये अपना ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है? अपना ब्लड जो है वो दे सकता है, ठीक है ना। किससे ले सकता है? तो ए से ले सकता है, और किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। ए और ओ से ये अपना ए और ओ से ब्लड ग्रुप ये ले सकता है। कौन? ब्लड ग्रुप ए वाला, ठीक है ना। इसी तरीके से बात की जाए अगर ब्लड ग्रुप बी की, तो इसके अंदर एंटीजन होता है बी और एंटीबॉडी होता है ए, और ये किसको देगा बेटा? तो ब्लड ग्रुप बी वाला जो है वो बी को देगा और ए बी को देगा। ए बी सबसे लेता है, ठीक है ना। और किससे लेगा? तो बी से लेगा, और बेटा किससे लेगा? ओ से, क्योंकि ओ जो है वो सबको देता है, तो ओ से भी लेगा। बी से लेगा और किससे लेगा? ओ से लेगा, ठीक है ना बेटा। चलिए अगली बात बेटा, अगला ब्लड ग्रुप आता है ए बी ब्लड ग्रुप। बेटा ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि एंटीजन ए बी होता है और बी बी, दोनों एंटीजन होते हैं। यहाँ पर दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी, क्योंकि दोनों एंटीजन है तो अगर कोई भी एक एंटीबॉडी आ जाएगा तो मैच कर जाएगा ना, ठीक है ना। अगर एंटीजन ए है, मान लो एंटीबॉडी भी ए आ गया,
तो ए से ए मैच कर जाएगा तो क्लॉटिंग हो जाएगी। इसी तरह से अगर एंटीजन बी भी है तो इसलिए यहाँ पर अगर एंटीबॉडी बी भी आ गया तो भी क्लॉटिंग हो जाएगी, इसलिए कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है ना। ए बी जो है किसको देगा ब्लड अपना, तो ए बी अपना ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी को दे सकता है। ले किससे सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए बी से और किससे बेटा, ओ से। नोट कर लीजिए, ए बी से और किससे, ओ से, ठीक है ना। क्योंकि ब्लड ग्रुप ए है ना, ये ए बी है तो ए बी तो सबसे लेता है, तो आप यहाँ पे लिखिए ये ए से भी लेता है, बी से भी लेता है, ए बी से भी लेता है और बेटा किससे लेता है, ओ से भी लेता है। दिख रहा है आप लोगों को, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी, ठीक है ना। अगला ब्लड ग्रुप आता है ओ। बेटा ये जो ब्लड ग्रुप ओ है ना, इसके अंदर कोई भी बेटा एंटीजन नहीं होता, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। नोट कर लीजिए, नो एंटीजन। लेकिन इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी होते हैं, तो एंटीबॉडी इसके अंदर ए भी होता है और क्या होता है, बी भी होता है। ए और बी दोनों एंटीबॉडी इसके अंदर पाए जाते हैं। ओ जो है किसको ब्लड दे सकता है, तो बेटा ओ तो सबको ब्लड देता है, ओ तो सबको देता है, ए को भी देता है, बी को भी देता है, ए बी को भी देता है और ओ को भी देता है। तो ओ सबको ब्लड जो है वो दे सकता है, ठीक है ना। और लेता किससे, केवल ओ से, केवल ओ से लेता है। तो बच्चों ये जो यहाँ पे इतना सब कुछ लिखा हुआ है, इससे ये पता चला कि जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप का नाम रखा गया है, ठीक है ना। जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप का नाम रखा। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी। एंटीबॉडी से ब्लड ग्रुप का नाम नहीं तय किया जाता, एंटीजन जो प्रेजेंट है उससे ब्लड ग्रुप का नाम तय किया जाता है। एक बात, अब हमारे देश में अगर बात किया जाए तो चारों तरह के ब्लड ग्रुप वाले लोग हमारे देश में जो है पाए जाते हैं। हम सब में से बहुत सारे लोग ब्लड ग्रुप ए वाले होंगे, बहुत सारे बी वाले होंगे, बहुत सारे ए बी वाले होंगे और बहुत सारे ओ वाले भी होंगे, ठीक है ना। अगर बात करें पूरे 100% भारतीयों में, टोटल 100% इंडियंस में, तो लगभग बात की जाए तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 23.5, नोट करिएगा, 23.5% लोगों में जो है वो क्या होता है बेटा, ब्लड ग्रुप ए होता है। 23.5% लोगों में क्या होता है बेटा, ब्लड ग्रुप ए होता है। नोट कर लिया। इसी तरीके से अगर बात की जाए ब्लड ग्रुप बी की, तो लगभग 34% लोग जो होते हैं, कितने, 34 या 34.5 कर लेते हैं, ठीक है। 34.5% लोगों में क्या होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ठीक है ना। तो ब्लड ग्रुप बी जो है वो 34.5% भारतीयों में उनका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। लगभग 7%, 7.5% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा हमारे देश में, ठीक है ना। तो नोट करेंगे 7.5% लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए बी है। क्या है बेटा, ए बी है, ठीक है ना। तो अब बचा कितना 100 में, लगभग 34.5%, ठीक है ना। तो जो बचा है 34.5%, तो लगभग 34.5% लोगों का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, 34.5% लोगों का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा ओ, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है इस चीज़ को आप लोगों को, ठीक। तो ये टोटल 100% इंडियंस में ये आपको एक मैंने डेटा दिया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा एक बात तो ये पता चला, अच्छा ए बी जो है वो सबको देता है, इसलिए ए बी को हम क्या कह सकते हैं, हम ए बी को कह सकते हैं ये क्या है, ये है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या है बेटा, यूनिवर्सल, ठीक है ना। यूनिवर्सल क्या है, एक्सेप्टर है, कौन, ए बी, ठीक है ना। इधर लिख देते हैं ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ए बी जो है सबसे लेता है तो इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, सर्वग्राही। और ओ जो है ब्लड ग्रुप ओ, इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ये सर्वदाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़िया। तो ये आपका जो है मैंने क्या बना दिया, एक टेबल बना दिया जो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और इसको आप लोग जो है अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। बना लिया आप लोगों ने, चलिए वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा। बेटा अगर एक आदमी को अपना ब्लड ग्रुप की जगह दूसरे का ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, मतलब अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है उसको बी का ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी
कि दोनों ब्लड ग्रुप की जो आरबीसी हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर किसी इंसान को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो उनकी आरबीसीज आपस में चिपक जाएंगी, ठीक है ना। इस प्रोसेस को एग्लूटिनेशन क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। नोट करिए, पॉइंट नोट करिए कि अगर एक व्यक्ति को रॉन्ग ब्लड ग्रुप ट्रांसफ़र कर दिया जाए, रॉन्ग ब्लड ग्रुप ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो आरबीसी आपस में क्या हो जाएंगे, आरबीसी आपस में चिपक जाएंगी। नोट करिए, आरबीसी आपस में चिपक जाएंगी। इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को, इस घटना या इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। AGLUTINATION क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। इस प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं। तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा तो उस इंसान की मौत हो जाएगी, ठीक है, एक बात। तो इसीलिए जब भी किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान का खून चढ़ाया जाता है तो उससे पहले ये चेक कर लिया जाता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो सेम है कि नहीं है। तो आगे लिखिए, इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, खून चढ़ाना, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ठीक ना, रुधिर आधान कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के पहले डोनर मतलब जिसका खून दिया जा रहा है, दाता, डोनर, और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के पहले डोनर और रिसिपिएंट मतलब जो ले रहा है, ग्राही, ठीक है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के पहले डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप जांचना, क्या है, ज़रूरी है, आवश्यक है। समझ गए आप इस चीज़ को ना, कि बिना जांचे खून नहीं चढ़ाया जा सकता, दोनों का मैच होना चाहिए, मिस मैचिंग नहीं होनी चाहिए। मिस मैचिंग होगी तो क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। मिस मैचिंग होगी तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। मिस मैचिंग होगी तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा। चलिए, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाते हैं। बेटा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद अगला जो आता है दैट इज़ RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, या RH ब्लड ग्रुप क्या होता है, RH सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। RH ब्लड ग्रुप जो है, यहाँ पे RH नाम कहाँ से आया है, सबसे पहले तो ये जान लें कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो किसने दिया था। इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को दिया था कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर, WEINER। उन्होंने ना बेटा एक प्रोटीन डिस्कवर की थी। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने, एक बंदर था रीसस मंकी, उस बंदर के अंदर उसके ब्लड में, उसकी आरबीसी में
एक प्रोटीन डिस्कवर की थी और उस प्रोटीन का नाम उसने रखा, इन दोनों ने रखा RH प्रोटीन या RH फैक्टर, या हम उसको RH एंटीजन भी कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन थी जो कार्ल स्टीनर और वीनर ने डिस्कवर की थी, ये मंकी, रीसस नाम के मंकी के ब्लड की RBC में डिस्कवर की थी। इसीलिए उस प्रोटीन का नाम रीसस मंकी के ही नाम के आधार पर, उसी के नाम पे ही रख दिया गया RH मतलब रीसस का RH, ठीक है ना। शुरुआत के जो 2 लेटर हैं रीसस मंकी के वो R और H हैं। तो RH फैक्टर या RH प्रोटीन या RH एंटीबॉडी हम उस प्रोटीन को कहते हैं। बेटा बाद में ये पता चला कि ये जो RH फैक्टर नाम की प्रोटीन है ये केवल रीसस मंकी या केवल मंकी की RBC में नहीं पाई जाती, बल्कि ये हम इंसानों की भी RBC पर ये प्रोटीन पाई जाती है। यानी अब ये पता चला कि ह्यूमंस के अंदर भी RH फैक्टर नाम की प्रोटीन हमारी RBC में पाई जाती है, RBC पर पाई जाती है, ठीक है ना बेटा। अब बाद में पूरी दुनिया का अगर डेटा देखा जाए या फिर हम अगर अपनी कंट्री का डेटा देखें, तो हम अपने देश की बात करें तो पूरे 100% भारतीयों में लगभग 85%, 85% इंडियंस ऐसे हैं जिनके ब्लड के RBC में ये प्रोटीन पाई जाती है। इट मीन्स दे आर RH पॉजिटिव। और लगभग जो 15% इंडियंस बचे वो ऐसे हैं जिनके ब्लड के RBC पर ये प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, RH फैक्टर नाम की प्रोटीन या RH एंटीजन नहीं पाया जाता। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं दे आर RH निगेटिव, ठीक है ना। तो RH पॉजिटिव ज़्यादा है इंडियंस और RH निगेटिव ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का भी अगर कंपेयर करें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, कुछ थोड़ी पॉपुलेशन RH निगेटिव है। हमारे इंडिया में मैंने आपको बता दिया कि 85%, ठीक है ना, RH पॉजिटिव लोग हैं और 15% जो बचे वो RH निगेटिव लोग हैं, ठीक है ना। RH पॉजिटिव RH निगेटिव कन्फर्म हो गया आपको कि जिसके अंदर RH फैक्टर प्रोटीन पाई जाएगी वो RH पॉजिटिव होगा, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा एक बात, दूसरी बात बेटा ये कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, RH फैक्टर एक प्रोटीन है जो डिस्कवर कर लिया कार्ल स्टीनर और वीनर ने। प्रॉब्लम तब आती है जब अगर किसी RH पॉजिटिव इंसान का ब्लड RH निगेटिव इंसान के ब्लड के साथ मैच कर जाए या मिक्स हो जाए। जब RH पॉजिटिव इंसान का ब्लड RH निगेटिव इंसान के ब्लड के साथ मिक्स होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में उस इंसान के अंदर जो RH निगेटिव था उस इंसान के अंदर उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होने लगेगा। बात समझिएगा, अभी एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बात समझिए कि अगर RH पॉजिटिव और RH निगेटिव 2 इंसान अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो जो RH पॉजिटिव एंटीजन होता है, RH पॉजिटिव एंटीजन का मतलब समझ गए ना, ये जो RH फैक्टर है, ये जो RH फैक्टर होता है ये उस RH निगेटिव इंसान के ब्लड में चला जाता है। और जब ये प्रोटीन उस RH निगेटिव इंसान के ब्लड में चली जाएगी तो उसके ब्लड में इस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी इसको मारने के लिए, ठीक है ना बेटा। ये हमारा एक इम्यून सिस्टम का एक फंक्शन है ऐसा कि जब भी कोई बाहरी चीज़ आती है जिसको एंटीजन हम कहेंगे तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी में क्या होगा, एंटीबॉडीज़ बनेंगी जो उनको किल करेंगी, क्योंकि वो ऐसा समझेंगी कि ये जो है आउटर कोई फॉरेन मटेरियल है, कोई बाहर से आया है, ये हमारे शरीर को ख़तरा हमारे लिए बन सकता है, इसलिए वो उसको मारने की कोशिश करेंगी। यही इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो बेटा अब RH ब्लड ग्रुप में ये लिखिए कि RH एंटीजन, RH ऐसे लिखिए, RH एंटीजन प्रेजेंट अगर है, नोट करिएगा, तो व्यक्ति कहलाएगा RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव, नोट करिए। अगर RH एंटीजन यानी RH फैक्टर ये प्रोटीन अब्सेंट है तो व्यक्ति कहलाएगा RH निगेटिव। क्या कहलाएगा, RH निगेटिव, ठीक है ना। एक बात, दूसरी बात कि 85% इंडियंस जो हैं हमारे देश में, भारतीय लोग, वो RH पॉजिटिव हैं और 15% इंडियंस जो हैं, इंडियंस वो क्या है, RH निगेटिव है।
उनके ब्लड में RH फैक्टर या RH एंटीजन नाम की प्रोटीन नहीं पाई जाती। नोट अगर RH निगेटिव व्यक्ति, ठीक है ना, RH पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में, समझिएगा, अगर RH निगेटिव व्यक्ति RH पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो RH पॉजिटिव एंटीजन मतलब RH फैक्टर, RH पॉजिटिव एंटीजन का मतलब ये जो प्रोटीन है, ठीक है ना, RH फैक्टर जो प्रोटीन है उसकी बात की जा रही है, ठीक है ना, मतलब RH फैक्टर, ये क्या होगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा RH निगेटिव व्यक्ति के ब्लड, RH निगेटिव व्यक्ति के ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। और अगर ये RH फैक्टर RH निगेटिव इंसान के खून के अंदर चला जाएगा तो इस RH पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ, के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना या बनने लगेगी, एंटीबॉडीज बनने लगेगी, ठीक है ना। तो अगर किसी RH निगेटिव इंसान के अंदर RH पॉजिटिव इंसान, अगर RH निगेटिव और RH पॉजिटिव दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाएं, तो जो RH पॉजिटिव है उसके अंदर RH फैक्टर प्रोटीन होगी, तो वो RH फैक्टर प्रोटीन जो रहेगी वो RH निगेटिव इंसान के ब्लड के अंदर चली जाएगी। आपस में संपर्क में आने का मतलब उन दोनों का ब्लड आपस में किसी तरह मिल जाए, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, RH निगेटिव इंसान के अंदर जो है वो आ जाएगी RH फैक्टर प्रोटीन, क्योंकि RH पॉजिटिव इंसान का ब्लड इस इंसान के ब्लड के साथ मिक्स होगा। तो फिर क्या होगा कि इस RH फैक्टर नाम की प्रोटीन के खिलाफ उस इंसान के अंदर जिसके ब्लड में ये आई है, यानी कि RH निगेटिव जो इंसान है, उस इंसान के ब्लड में क्या बनने लगेगी, एंटीबॉडी बनने लगेगी। वो एंटीबॉडी इसलिए बन रही है क्योंकि वो इस RH फैक्टर को, इस RH एंटीजन को कोई ख़तरनाक चीज़ समझ रही है, कोई फॉरेन सब्सटेंस समझ रही है, कोई पैथोजन या कोई डिजीज़ या खतरा किसी तरह से बॉडी के लिए समझ रही है, इसलिए वो उसको मारने के लिए RH फैक्टर प्रोटीन को या RH एंटीजन को किल करने के लिए एंटीबॉडी बनने लगेगी। समझ में आ गई बात। अगर मैं RH पॉजिटिव हूँ, तुम RH निगेटिव हो, तो अगर मेरा ब्लड तुम्हारे ब्लड के साथ मैच कर जाए, मतलब मिक्स हो जाए, मैच करने का मतलब मिक्स होना, मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारा और मेरा ब्लड आपस में मिक्स हो जाए, मैं RH पॉजिटिव हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर, मेरे ब्लड में RH फैक्टर प्रोटीन है, वो तुम्हारे ब्लड में जाएगी, और जब वो तुम्हारे ब्लड में जाएगी, क्योंकि तुम RH निगेटिव हो, तुम्हारे अंदर पहले से वो प्रोटीन नहीं है नेचुरली, तो तुम्हारे ब्लड में मेरी उस RH फैक्टर प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। और उस एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी इसलिए बनी है तुम्हारे अंदर क्योंकि वो मेरे RH फैक्टर प्रोटीन को क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। अब क्योंकि मेरी RH फैक्टर प्रोटीन जो है वो मेरे RBC पर है, RBC में है, तो तुम्हारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो मेरे ब्लड की RBC को क्या करेंगी, ख़त्म कर देंगी, ठीक है ना, ख़त्म करने की कोशिश करेंगी, ठीक। अब इसी को बहुत अच्छे से समझने के लिए, यानी ये जो RH मिसमैचिंग वाला मामला है, मिसमैचिंग वाला, इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और इसी के आगे से अब आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिएगा बेटा, समझिएगा। अब एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल किस चीज़ का, RH मिसमैचिंग का।
RH मिसमैचिंग का, ठीक है ना। समझिएगा कि अगर RH निगेटिव फीमेल की शादी, ठीक है, RH पॉजिटिव मेल से करा दी जाए, क्या कर दिया जाए, RH निगेटिव फीमेल की शादी RH पॉजिटिव मेल से करा दिया जाए तो आगे से लिखिए, तो RH निगेटिव फीमेल में पहले बच्चे को छोड़कर दूसरे जन्मे बच्चों पर मृत्यु का खतरा, ठीक है ना, दूसरे जन्मे बच्चों पर मृत्यु का खतरा बना रहता है, ठीक है ना। मृत्यु का खतरा बना रहता है। मृत्यु का खतरा क्यों बना रहेगा बेटा, अभी क्लियर करता हूँ, बताता हूँ। पहले आप लिखो कि अगर RH निगेटिव फीमेल की शादी RH पॉजिटिव मेल से करा दिया जाए तो RH निगेटिव फीमेल में पहले बच्चे को छोड़कर दूसरे जन्मे बच्चों पर डेथ का खतरा बना रहता है, मृत्यु का खतरा बना रहता है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और समझिएगा कि इस कंडीशन में क्या होता है, आप समझिएगा, अगर लड़का RH पॉजिटिव है, लड़का मतलब जो मेल है, बॉय है, फादर है, अगर फादर कैसा है, RH पॉजिटिव है, और जो लड़की है यानी जो गर्ल है, फीमेल है, मदर वो कैसी है, RH निगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में जो उनके बच्चे होते हैं हमेशा वो RH पॉजिटिव होते हैं। समझिएगा कि RH अगर फादर RH पॉजिटिव है और मदर RH निगेटिव है तो जनरली ऐसे लोगों को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं शादी करनी चाहिए क्योंकि अगर ये शादी कर लेंगे तो इनकी जो प्रेगनेंसी होगी, जब वो मदर बनेगी लड़की आगे चलकर, तो वहाँ पर क्या होगा कि उनके जो बच्चे होंगे उनकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर पहली प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम जो बच्चे होगा बच्चा वो बच जाता है, लेकिन उसके बाद से आगे जितनी भी प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें जो भी बच्चे होते हैं उनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ठीक किया जा सकता है हालांकि वो बात है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो बेटा इनके बच्चे होंगे, जो फीटस होगा वो कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा। हमेशा याद रखेंगे ये चीज़, फीटस कैसा होगा, फीटस मतलब जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। जब फादर RH पॉजिटिव और मदर RH निगेटिव होगी तो बच्चा कैसा होगा, बच्चा जो उसके यूट्रस में जो अंदर उसके गर्भ में पल रहा होगा वो बच्चा, वो भ्रूण कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। जबकि उसकी माँ कैसी है, RH निगेटिव है जिसके अंदर वो है, और उसके जो फादर थे वो कैसे हैं, RH पॉजिटिव थे, ठीक है ना बेटा। तो यहीं से अब खेल शुरू होता है कि देखो होता क्या है कि जो माँ होती है और जो बच्चा होता है उन दोनों के जो ब्लड हैं वो आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है ना। जब बच्चे के पैदा होने के टाइम में, उस टाइम क्या होता है, माँ और बच्चा उन दोनों के जो ब्लड हैं वो आपस में मिक्स होते हैं, और उसी टाइम में क्या होता है, जो बच्चा होता है क्योंकि वो RH पॉजिटिव है तो इसलिए उसके अंदर RH फैक्टर प्रोटीन मौजूद है, और वो RH फैक्टर प्रोटीन माँ के ब्लड में चली जाती है क्योंकि माँ और बच्चे दोनों के ब्लड आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए माँ के ब्लड में जैसे ही वो प्रोटीन जाएगी RH फैक्टर प्रोटीन, तो क्योंकि माँ जो है वो RH नेगेटिव रही है हमेशा से नेचुरली, उसके अंदर RH फैक्टर कभी था नहीं, तो इसलिए माँ के ब्लड में एंटीबॉडी बनने लगेगी जो कि उस RH फैक्टर प्रोटीन के खिलाफ बनेगी, जो बच्चे के ब्लड से जो RH फैक्टर गया है। अब क्योंकि बच्चे का जो ब्लड है उस RH फैक्टर उसके ब्लड में था, तो उसके खिलाफ माँ के ब्लड में क्या बनने लगेगा, RH एंटीबॉडी बनने लगेगी उस RH फैक्टर को, RH एंटीजन को किल करने के लिए। अब वो तो बच्चा बच जाएगा क्योंकि पैदा होने के टाइम की बात है ये, तो वो बच जाएगा। लेकिन क्योंकि पहली बार जब प्रेगनेंसी, जब बच्चा पैदा होता है, फिर दूसरे बच्चे और पहले बच्चे में गैप होता है 2 साल का, 3 साल का, जो भी है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी गैप है, इस गैप के दौरान माँ के ब्लड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाती हैं, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, RH एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं उस RH फैक्टर के खिलाफ। अब सेकेंड टाइम जैसे ही वो वुमेन फिर से प्रेग्नेंट होगी, तो दूसरा बच्चा जब पैदा होगा, या पैदा होने से पहले ही, या पैदा होने के समय, या पैदा होने के बाद कुछ समय में उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, तो वो बच्चे की सारे ब्लड की RBC को क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। बच्चे की सारे ब्लड की RBC को डिस्ट्रॉय कर देंगी। क्यों RBC डिस्ट्रॉय कर देंगी? क्योंकि उसी RBC पे ही जो है कौन है, RH फैक्टर है। तो RH फैक्टर को मारने के लिए वो RH फैक्टर को मारेंगी, तो RBC भी उससे क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। और RBC सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो वो बच्चा जो है उसको आगे चलकर जॉन्डिस हो जाएगी, उसको लीवर से रिलेटेड बीमारियाँ, पीलिया मतलब जॉन्डिस हो जाएगी, ठीक है ना। और जॉन्डिस हो जाने से वो, और उसको खून की कमी, यानी एक तरह से उसको एनीमिया और जॉन्डिस हो जाएगी उस बच्चे को, और वो मर जाएगा, ठीक है, उसकी डेथ हो जाएगी। इस बीमारी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है बच्चों। चलो इस चीज़ को लिखते हैं, घबराना नहीं, ठीक है ना, सब कुछ लिखवाएंगे। यहाँ तक का हो गया। तो ये पहला बच्चा, मान लो जो पहला बच्चा, अगर ये पहला बच्चा है, कौन, ये हमेशा जितने भी बच्चे होंगे हर बार वो RH पॉजिटिव होंगे। अगर ये पहला बच्चा है, ये बच जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, तो उतनी ज़्यादा जो एंटीबॉडी है वो नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो अगर RH निगेटिव फीमेल है और उसका हस्बैंड RH पॉजिटिव है, तो पहले बच्चे के मरने के चांसेस कम होते हैं, यूजुअली बच ही जाते हैं। लेकिन सेकेंड टाइम से उनके बच्चे जो है, उनके बचने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो ये लोग एक बच्चे के माँ बाप बन सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा बच्चों के माँ बाप ये कभी बन नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर है। चलिए अब इसी चीज़ को और थोड़ा सा लिखते हैं, क्लियर करते हैं। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं ऊपर से, ठीक है, इसी के आगे से। लिखिए, वैसे तो दिख रहा है आप लोगों को, वैसे तो फर्स्ट प्रेगनेंसी नोट करिएगा, वैसे तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मदर और वैसे तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मदर और किसका, मदर और बच्चे का ब्लड, नोट करिए, मदर और बच्चे का ब्लड एक दूसरे से अलग रहता है, मतलब मिक्स नहीं होता। मिक्स कब होगा, जब बच्चा पैदा होगा। एक दूसरे से अंदर नहीं मिक्स होता, जन्म के समय मिक्स होगा। वैसे तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मदर और बच्चे का ब्लड एक दूसरे से अलग रहता है, लेकिन नोट करिएगा, अलग रहता है, लेकिन फर्स्ट डिलीवरी जान रहे हैं ना, जब बच्चे पैदा होते हैं, प्रसव, पर्चुरेशन, फर्स्ट डिलीवरी के वक्त संतान का ब्लड लीक होकर मदर के
ब्लड के कांटेक्ट में, मदर के ब्लड के कांटेक्ट में, मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है। जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम दोनों का ब्लड आपस में क्या होता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है। अब मदर के भीतर क्या पहुंच गया उसके ब्लड में, मदर के ब्लड में क्या पहुंच गया, RH एंटीजन पहुंच गया ना, RH फैक्टर पहुंच गया, क्योंकि उसका ब्लड आपस में लीक होके मिक्स हो गया, कांटेक्ट में आ गया है। तो अब मदर के भीतर क्या पहुंच गया, RH एंटीजन पहुंच जाता है। ऐसे जो है, यानी जब डिलीवरी का टाइम होता है उसी टाइम बच्चे और माँ का ब्लड आपस में मिक्स होता है, तो वहीं पर प्रॉब्लम होती है। वहीं से बच्चे का ब्लड जैसे ही माँ के ब्लड में मिक्स हुआ तो इसका मतलब बच्चे के ब्लड के जो RH फैक्टर्स हैं वो माँ के ब्लड में आ गए। अब माँ के ब्लड में उस RH फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, एक पॉइंट आपका ये आपका बन गया। ठीक है ना। अच्छा, अब लिखिए दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट लिखिए। पहले बच्चे और दूसरे बच्चे, ठीक है ना, के बीच, दूसरे बच्चे के बीच, पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच गैप होता है, ठीक है ना। 1-2 साल 3 साल का गैप होता है ना, पहली प्रेगनेंसी के बाद सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होने में गैप होता है। इस दौरान मदर की बॉडी में, माता के शरीर या मदर की बॉडी में RH एंटीजन के खिलाफ, RH एंटीजन के खिलाफ बहुत सारी एंटीबॉडीज़, खूब सारी एंटीबॉडी, बहुत सारी क्या बन जाती हैं, RH एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, RH एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। बहुत सारी क्या बन जाती हैं, RH एंटीजन के खिलाफ RH एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ठीक है ना। अब यदि मदर दूसरी बार क्या होती है, प्रेग्नेंट, दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है, अगर वो दूसरी बार गर्भ धारण करती है, सेकंड टाइम अगर वो प्रेग्नेंट होती है, तो नोट करिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ क्या लिखा है। अब अगर या यदि मदर दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है तो ये RH एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, गर्भ में ठीक है ना, विकास कर रहे शिशु की RBC, हाँ, गर्भ में विकास कर रहे शिशु की RBC को नष्ट कर देती हैं, जिससे गर्भस्थ
शिशु मतलब जो गर्भ में शिशु है उसको गर्भस्थ शिशु कह रहे हैं, में क्या हो जाएगा, एनीमिया, उसकी आरबीसी ख़त्म हो जाएंगी तो एनीमिया हो जाएगा ना, एनीमिया। और क्या हो जाएगा, एनीमिया। और पीलिया को क्या बोलते हैं बेटा, जॉन्डिस। एनीमिया और जॉन्डिस, एनीमिया और जॉन्डिस हो जाती है और बच्चा क्या हो जाएगा, जब उसको खून, उसकी आरबीसी सारी डैमेज हो जाएंगी, एनीमिया जॉन्डिस हो जाएगी तो क्या होगा। और अब आप जान रहे हैं शिशु की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। शिशु की डेथ मतलब बच्चा क्या हो जाता है, मर जाता है। शिशु की क्या हो जाती है बेटा, डेथ, ठीक है ना, हो जाती है। आप लोग सुन तो रहे हैं ना, तो लिख लीजिए, शिशु की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये जो बीमारी हुई ना बच्चे को, जिससे उसकी सारी आरबीसी नष्ट हो गई, वो उसका रीज़न क्या था कि उसकी मदर के ब्लड में खूब सारे RH, बच्चे के ब्लड की आरबीसी में मौजूद RH फैक्टर या RH एंटीजन के खिलाफ उसकी माँ के ब्लड में बने RH एंटीबॉडीज़ ने क्या किया, उस बच्चे के ब्लड के जितने भी आरबीसी थे सबको डैमेज कर दिया, सबको नष्ट कर दिया, क्योंकि उसी आरबीसी में ही RH फैक्टर था। ठीक है ना, तो RH फैक्टर को मारने के चक्कर में पूरी आरबीसी ही डैमेज हो गई बच्चे की, और सारी आरबीसी जब ख़त्म हो जाएगी तो बच्चे को एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, और बच्चा क्या हो जाएगा, माँ के गर्भ में ही उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। इस बीमारी को, बच्चे को ये जो बीमारी हुई, एक तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके आगे आप लोग यहाँ लिख लीजिएंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इस रोग को संतान में हुआ है ना, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रो ERYTHROBLASTOSIS, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है ना, इस रोग को पूरा लिखता हूँ मैं, इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। तो ये जो बीमारी है ये RH फैक्टर से रिलेटेड बीमारी है, RH मिसमैचिंग की वजह से बीमारी है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों RH पॉजिटिव होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों RH नेगेटिव होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर हस्बैंड पॉजिटिव और वाइफ RH नेगेटिव है तो ही ये प्रॉब्लम होगी। मेरी बात समझ में आ गई ना। अगर वाइफ RH पॉजिटिव है और हस्बैंड RH नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बच्चा जो है वो उसकी माँ के पेट में पलता है। ठीक है ना, तो इसलिए इस रोग को, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। ये RH मिसमैचिंग से रिलेटेड बीमारी है, इसको आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बेटा। तो बेटा अगर ऐसा होने लगे तो एक बच्चे तो उनके हो जाएंगे, ऐसे कपल्स के एक बच्चे तो पहला बच्चा तो बच जाएगा, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा एंटीबॉडी नहीं बनी होती है, लेकिन सेकंड टाइम से तो फिर उनकी प्रेगनेंसी में उनके बच्चे बचेंगे नहीं, तो हर बार उनके बच्चे मरेंगे, है ना। तो क्या किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम एक काम कर सकते हैं, हम ये चीज़ ना हो, बच्चे उनके बच जाएं आगे की भी प्रेगनेंसीज़ में, तो हम क्या करते हैं, हम RH एंटीबॉडीज़ के खिलाफ, ठीक है ना, इंजेक्शन लगवाते हैं, जिसको हम एंटी-RH एंटीबॉडीज़ इंजेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी-RH एंटीबॉडीज़ इंजेक्शन। चलिए नोट कर लीजिए इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट करिए सारे बच्चे, क्या कि अगर हम इस बच्चे को बचाना चाहते हैं, कौन वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो बच ही जाएगा, सेकंड वाले से प्रॉब्लम हो रही है ना, सेकंड प्रेगनेंसी से दूसरा बच्चा, अगर हम इस बच्चे को बचाना चाहते हैं तो फर्स्ट डिलीवरी, जो पहली बार जब डिलीवरी हुई थी ना, उसी टाइम इंजेक्शन लगवा दिया जाता है। तो फर्स्ट डिलीवरी के वक्त
फर्स्ट डिलीवरी के वक्त ही मदर को क्या लगाते हैं बेटा? मदर को एंटी RH एंटीबॉडीज, नोट करिएगा, एंटी RH एंटीबॉडीज की सुई यानी कि इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है ना बेटा? तो मदर को क्या लगा देते हैं? एंटी RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, लगा देते हैं, जिससे कि RH निगेटिव मदर, RH निगेटिव मदर में अगर RH पॉजिटिव उसके बच्चे का, ठीक है ना, में अगर शिशु का RH पॉजिटिव एंटीजन आ भी जाए तो क्या होगा? माँ में एंटीबॉडी नहीं बनेगी अब। क्यों? कि उसको एंटी RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी जो बन रही थी, उस एंटीबॉडी को रोकने के लिए हमने उसको एक इंजेक्शन लगाया जिसका नाम है एंटी RH एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन। तो क्या लिखा? जिससे कि RH निगेटिव मदर में अगर उसके बच्चे का RH पॉजिटिव एंटीजन आ भी जाए तो मदर में उसके खिलाफ, इस RH एंटीजन खिलाफ, उसके बच्चे के RH एंटीजन खिलाफ, उसके खिलाफ RH एंटीबॉडीज़ का निर्माण, हाँ, तो RH एंटीबॉडीज़ बन नहीं पाएंगी। ठीक है ना? आ भी जाए तो मदर में उसके खिलाफ RH एंटीबॉडीज़ बन नहीं पाएंगी। नोट कर लीजिए बस ऐसे ही, नहीं पाएंगी। ठीक है, फुल स्टॉप। तो नोट कर लिया ये सारी बातें। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को RH फैक्टर का क्या मैटर था। RH फैक्टर मिसमैच नहीं होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का मिसमैचिंग होगी। अगर RH पॉजिटिव और RH निगेटिव दो पर्सन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, उनका ब्लड एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना? तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और प्रॉब्लम कैसे होगी उसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल आप लोग को दिखाया RH मिसमैचिंग का, जिसमें हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड RH पॉजिटिव था, वाइफ RH निगेटिव थी। बच्चे जो भी उनके अंदर बनेंगे वो RH पॉजिटिव बनेंगे और उन RH पॉजिटिव बच्चों में RH फैक्टर है, तो उस RH फैक्टर के खिलाफ उनकी माँ के ब्लड में RH एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा, जो उस बच्चे के ब्लड के RH फैक्टर्स को किल करने के लिए बच्चे की RBC को भी डैमेज कर देंगे, RBC सारी नष्ट हो जाएगी और बच्चे की डेथ हो जाएगी। ठीक है ना? फर्स्ट टाइम जो पहली प्रेगनेंसी में बच्चा होता है वो बच जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि फर्स्ट टाइम क्योंकि अंदर जो है माँ और बच्चे का ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम होता है तो डिलीवरी के टाइम बच्चे और माँ का ब्लड, जो बच्चे का ब्लड है वो लीक होकर माँ के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे के ब्लड में मौजूद जो RH फैक्टर्स होते हैं, जो RBCs होती हैं, वो माँ के ब्लड में चली गई और माँ में जो है उस RBCs के पर मौजूद जो RH फैक्टर्स हैं, RH एंटीजन्स हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनना चालू हो जाती है। लेकिन ये कि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो बच्चा बच जाता है, उसकी उतनी ज़्यादा जो RBCs है वो डैमेज नहीं हो पाती, क्योंकि उतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ माँ के अंदर नहीं बन पाती, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो वो बच्चा तो बच जाएगा। लेकिन पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के बीच में गैप होता है 2-3 साल का या जो भी, उस गैप के दौरान माँ की बॉडी के अंदर उसके ब्लड में, क्योंकि एक बार RH फैक्टर आ चुका है, RH एंटीजन आ चुका है फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम, तो वो उसके खिलाफ धीरे धीरे करके खूब सारी एंटीबॉडीज़ माँ के ब्लड में बनती रहती हैं। अब सेकेंड टाइम अगर वो मदर प्रेग्नेंट होगी तो जैसे उसका बच्चा उसके यूट्रस में आएगा और डेवलप होना स्टार्ट करेगा, तो उसी दौरान यानी गर्भ के अंदर रहते हुए ही बच्चे जो हैं
उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि माँ के अंदर बहुत सारी मात्रा में RH एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, या फिर पैदा होने के टाइम उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर पैदा होने के तुरंत बाद उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है ना बेटा। तो सेकंड टाइम से फिर बच्चे के बचने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि अब जो है एक बार ऐसा हो चुका है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ अब बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो लेकिन हम इसको अगर रोकना चाहें, अगर हम जो है इस बच्चे को बचाना चाहें, तो फर्स्ट डिलीवरी के टाइम ही मदर को anti-RH एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि जो उसकी मदर है उसमें अगर सेकंड वाले टाइम में जो बच्चा है उसका RH एंटीजन आ भी जाएगा, ऑब्वियसली आएगा ही, मिक्स होगा ही, ठीक है ना, कब पैदा होने के टाइम, तो फिर मदर में उसके खिलाफ RH एंटीबॉडीज़ उतनी बन नहीं पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम ही हमने इंजेक्शन लगा दिया था, तो अंदर अब बन नहीं रही थी। वो जो गैप था 2 साल 3 साल का, उस गैपिंग के दौरान एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, क्योंकि हमने इंजेक्शन लगा दिया था। ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब ये जो बच्चा जो मर गया था उसको क्या हो गया था, एनीमिया और जॉन्डिस हो गया था। ठीक है ना, उस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो इस बीमारी को हमने एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रो मतलब RBC होता है, ब्लास्टोसिस फिटेलिस मतलब गर्भ के अंदर बच्चा है ना, फीटस है ना, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का मतलब तो बच्चे की RBC सारी क्या हो गई, डैमेज हो गई। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज का ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।